हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर। ठीक है। अब देखिए, मोशन चैप्टर जो होता है वो एक हमारा बेसिक चैप्टर और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर मोशन चैप्टर हमें आ गया तो इसी चैप्टर का हम यूज़ आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स पोर्शन के सब में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। यही नहीं, ये पोर्शन सबसे बेसिक पोर्शन बोला जाता है, या इस चैप्टर को हम सबसे बेसिक पोर्शन फिजिक्स का बोलते हैं। ठीक है। बाय द वे, आपकी फिजिक्स जो है, यानी कि जो फिजिक्स की शुरुआत है हमारे यहाँ, ये क्लास 9 से ही होता है। मतलब अगर न्यूमेरिकल पोर्शंस की बात करें तो न्यूमेरिकल पोर्शन, अच्छे थ्योरी हमारे 9 से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बेसिक पोर्शन है। इसमें जितनी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएं, आप स्ट्रांगली सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चाहें तो वहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। एक बात और यहाँ पे है कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाले। हाँ, लेकिन ये है, न्यूमेरिकल हम बहुत अच्छे करने वाले हैं। ठीक है। मतलब इतना समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आपसे हो जाएगा, 110% आपसे हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज क्वांटिटीज़ के बारे में, कि क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि रेस्ट की पोजीशन कब बोली जाती है और मोशन की पोजीशन कब बोली जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम कब बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम कब बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। फिर हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ने वाले हैं और एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वांटिटीज़ से। तो देखिए, इसमें हम एक काम ये करते हैं कि हम बोर्ड पे लिखते नहीं हैं, आपको ऐसे बोलते चले जाएंगे, आप कॉपी और नोट लेके बैठिएगा। ठीक है। मतलब जो भी डेफिनेशंस वगैरह आएंगी आप उनको लिखते साथ साथ में चलिएगा। ठीक है। चलिए, तो लिखिए, एक एरो लगाइए, लिखिए, इन फिजिक्स quantities are of two types. In physics, quantities are of two types. In physics, quantities are of two types. ये हो गया। अब चलिए देखिए, अगर हम क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसे बोला जाता है और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोला जाता है, या हम कब बोलते हैं कि कोई क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर है। ठीक है। हम इसकी बात करेंगे। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी स्केलर क्वांटिटी। आप लिखिए इसमें, स्केलर क्वांटिटी में दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but no directions are called स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, इसमें एग्जांपल लिखिए, दैट इज डिस्टेंस, लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, वर्क। देखिए, हम बाद में समझेंगे कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। ठीक है। लेकिन अभी ये लिखिए कि इतनी क्वांटिटीज़ या इससे और भी हैं, इनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है।
लेंथ के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मास के पास भी केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम और वर्क के साथ भी यही होता है, ठीक है। अब देखिए इनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज़। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हम लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, चलिए इसमें लिखिए दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction, which have both magnitude and directions are called vector quantities, are called vector quantity। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिख लीजिए दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लिखेंगे वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, फिर फोर्स, मोमेंटम, etc। अब देखिए इनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास भी एक डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सेलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और मोमेंटम के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कभी पूछे तो हम बोलते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मीन्स मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेस्ट। मतलब हम कब बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, तो लिखिए हेडिंग है हमारी रेस्ट, हेडिंग है रेस्ट। लिखिए इसमें इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट does not change with time with respect to its surrounding, it is said to be at rest। ठीक है, अब समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आप खड़े हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ऐसे एक पोल खड़ा है, पोल मतलब खंभा ये खड़ा है, ठीक है, ऐसे ये खड़ा है, ये आप खड़े हैं, ये पोल भी खड़ा है, ठीक है। अब हम पोल की बात कर रहे हैं तो पोल ये तो गड़ा होगा, बात समझ में आ रही है। आप यहाँ खड़े हैं, ये भी खड़ा है। आप कुछ देर तक यहाँ पे खड़े थे और खड़े होकर मान लीजिए चाय वगैरह पी रहे थे, तो खंभे को आपने देखा कि ये रेस्ट पे है, ठीक है। जब आप यहाँ थे तो ये रेस्ट पे था और सपोज कर लीजिए कि टाइम हो रहा था 5 o'clock या फिर अपन समझते हैं कि 5 PM में आप खड़े थे, ठीक है। लेकिन आप गए टहल के आए और आपका टाइम हो गया मान लीजिए 6 o'clock हो गया, ठीक है। लेकिन ये खंभा यहीं का यहीं खड़ा है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन ना चेंज करे तो हम उसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, ये बोला जाता है, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए मोशन। हेडिंग हमारी है मोशन। मतलब हम कब बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो लिखिए इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
if the position of the object changes with time, position of the object changes with time with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, it is said to be in motion, it is said to be in motion। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ आप खड़े थे, ठीक है, यहाँ आप खड़े थे और यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये एक ठेले वाला खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है। तो अब इसकी बात करें, ये आप हैं, अब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आप हैं, ठीक है, और ये है ठेले वाला। अब समझिए क्या होता है कि आप स्कूल गए, ठीक है, मतलब घर से आप निकले स्कूल, तो ये ठेले वाला आपके घर के पास था, सब्जी बेच रहा था, ठीक है। अब आप स्कूल से जब वापस आए तो ये आपके घर के पास नहीं था, ये कहीं और खड़ा था। तो हम क्या बोलते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके घर के पास सब्जी बेच रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ये मतलब सब्जी दे के जा रहा है, ठीक है। तो जा रहा है तो हम बोलते हैं कि जब टाइम भी, मान लीजिए कि ये भी 5 o'clock की बात थी, ठीक है, ये 5 PM की बात थी, लेकिन हमने देखा कि जब ये 5:15 हो रहा था, 5:15 हो रहा था, तो ये मूव कर रहा था, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। जब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था तो हम बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ठेले वाला है, ये मोशन में है, ये मोशन में है। हालांकि इसको बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें आप लिखिए नोट, एक नोट लिखिए मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव, सिमिलरली रेस्ट इज ऑल्सो रिलेटिव, रेस्ट इज ऑल्सो रिलेटिव। अब समझिएगा कि होता क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि रेस्ट या मोशन ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है, ये ऐसा होता है कि मतलब एक दूसरे से रिलेट करता है, मतलब रिलेटिव टर्म्स होते हैं। जैसे आप समझिए कि दो साइकिल वाले या दो बाइकर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं, या आपने भी किया होगा कि दो बाइक्स वाले होते हैं, या फिर आप सुबह के टाइम जब स्कूल जाते हैं तो दो फ्रेंड्स एक साथ बात करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझिएगा, एक फ्रेंड के रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेंड जो होता है वो रेस्ट पे होता है। लेकिन अगर तीसरा आदमी कहीं खड़ा हो, तीसरा आदमी मान लीजिए साइड में खड़ा है, उसको तो आप मूव करते हुए नज़र आएंगे ना, उसको आप मूव करते हुए नज़र आएंगे, मतलब तीसरे आदमी के रिस्पेक्ट में आप दोनों लोग मोशन में हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मोशन और रेस्ट जो होते हैं ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। बात समझ में आई। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखिए बात कर रहा है कि मोशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात किया जाए अगर मोशन के टाइप की, तो जो मोशन होता है, मोशन वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक यूनिफॉर्म मोशन ये होता है, दूसरा होता है नॉन
यूनिफॉर्म मोशन, ये दूसरा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यूनिफॉर्म मोशन किससे बोला जाता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किससे बोला जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कब बोलेंगे। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो t इज इक्वल्स टू 5, मान लीजिए कि 5 सेकेंड में ये मूव कर रहा है, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर, सॉरी आप ये समझिए कि ये मूव कर रहा है 500 मीटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में मूव कर रहा है 500 मीटर। कुछ देर बाद अपन बोलेंगे कि ये t1 टाइम था, ये t2 टाइम था। ठीक है, अब t2 टाइम जो था वो टाइम फिर से 5 सेकेंड लिया है और इसने फिर से 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे 5 सेकेंड में 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर से 5 सेकेंड लिया है, फिर उसके बाद 5 सेकेंड लिया है, उसमें भी 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम बोलते हैं कि अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए कि t1 इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 500 मीटर, लेकिन जो दूसरा टाइम है t2 वो है 5 सेकेंड, लेकिन इसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 400 मीटर। तो हम बोल रहे हैं कि सेम या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है, इसका मतलब जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ में आई? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? लिखिए, हेडिंग लिखिए, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन लिखिए, व्हेन अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, travels equal distance in equal interval of time irrespective of direction, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, irrespective of direction, then this type of motion is called uniform motion. Then this type of motion is called uniform motion. ये बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये समझ में आ गई तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखिए, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time irrespective of direction, then this type of motion is called non uniform motion. Then this type of motion is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। खैर समझ गए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलिए, अगर ये चीज़ हो गया तो अब हम बात करेंगे ओरिजिन के बारे में कि ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, तो ये लिखिए ओरिजिन, आगे लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, to describe the position of an object, we need a reference point called origin. ये समझ गए कि ओरिजिन किससे बोला जाता है। चलिए, अब देखिए समझ लेते हैं। बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्कूल जा रहे हो,
कहाँ से जा रहे हो? अपने घर से। तो जब आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और फिर घर पे ही आ रहे हो, तो जो घर आपका होता है यही आपका ओरिजिन होता है, यही आपका ओरिजिन होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप ये नहीं कहते हैं कि अच्छा दिल्ली से इतनी डिस्टेंस पर है, आप ऐसा नहीं बोलते हैं। आप बोलते हमेशा हैं कि मेरे घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, मेरे घर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, आप हमेशा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो घर आपका होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी पोजीशन को या किसी भी डिस्टेंस को बताने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ आएगी ना कि ओरिजिन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिस्टेंस। अब हम ये समझेंगे कि डिस्टेंस किसे बोला जाता है और डिस्प्लेसमेंट किसे बोला जाता है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो लिखिए द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving body, covered by a moving body irrespective of the direction, irrespective of the direction, of the direction called distance, called distance, called distance। अभी आप लिखिए, समझ रहे हैं, ठीक है। एक ही में समझेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अब इसके नीचे एक नोट लिखिए, नोट लिखिए और ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, वही डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। अब इसमें नोट लिखिए, डिस्टेंस इज अ, नोट में फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज अ, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। आप दोनों पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि दोनों बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट होती क्या है। तो देखिए इसकी यूनिट होती है मीटर, मतलब डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है मीटर में, डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है मीटर में। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आप लिखिए इसमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट, the shortest distance between the initial position and the final position, the initial position and the final position of the body, the initial position and final position of the body is known as, is known as, known as its displacement, known as its displacement, ठीक है। चलिए नीचे लिखिए नोट, नोट में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट लिखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, पॉजिटिव ऐसे कॉमा निगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात करें तो थर्ड पॉइंट लिखिए यूनिट। देखिए डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेज़र करते हैं मीटर में ही, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेज़र करते हैं मीटर में। बात समझ में आ रही है। तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट मीटर। अगर ये हो गया तो आप एक एसटीडी लिखिए। देखिए इन बातों का मतलब है, स्टेडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड पॉइंट, ठीक है।
एक स्टैंडर्ड पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल, but displacement cannot be greater than, but displacement cannot be greater than the distance traveled, greater than the distance traveled। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया ना सब कुछ, कि डिस्टेंस की डेफिनीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनीशन क्या होती है, डिस्टेंस में कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया। तो देखिए डिस्टेंस में आप ये समझिएगा कि या ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसके यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है मीटर ही। ठीक है, नोट में हमने क्या देखा था, नोट में हमने ये देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से अधिक नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अपन समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि एक ऐसे समझ लीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ पे आप मूव किए, ठीक है, ऐसे मूव किए आप इस तरीके से और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो देखिए ये जो एक्चुअल पाथ है ए से बी तक का, इसी पाथ को बोला जाता है, इसी पाथ के लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट था फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कभी भी अगर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात करता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब दोनों को डायरेक्ट मिला देंगे, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। इसी तरीके से आप समझिएगा, इसमें सपोज कर लीजिए कि आप अपने घर पे थे, ठीक है, घर से आप निकले, कुछ दूर गए, यहाँ पे सपोज कर लीजिए चौराहा आपका पड़ता है, चौराहे से आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पे आपका स्कूल था। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आप ए से गए बी और बी से आपको सी पे जाना पड़ा। ठीक है, तो इसमें अगर डिस्टेंस पूछे कभी कि बताइए इसमें से डिस्टेंस कौन सी है, तो हम कहेंगे कि जो ए से बी गए हैं और बी से सी गए हैं, इसकी जो लेंथ है, एक्चुअल जो इनकी लेंथ है, इसी को बोला जाएगा डिस्टेंस। मतलब यही हमें प्रोवाइड करेंगे डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर पूछे कि बताइए इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है या कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें है, तो हम बोलेंगे कि जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है दोनों को डायरेक्टली मिला दो। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे चले जाओ। तो ये ए और सी के बीच की जो लेंथ है, ए और सी के बीच की जो लेंथ है, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अगर फिर से हमसे जैसे पूछ दे कभी कि दूसरे तरीके से, खैर दूसरे तरीके से नहीं, जो है वो यही है, आप उसे भी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर हो गया हो तो अब क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग एलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये एग्जाम्पल है और आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठे ही हैं, तो आप लिखते चलिए। अ बॉडी इज मूविंग एलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर
what will be the distance traveled, what will be the distance traveled and displacement of the body when it is के आगे डैश, अब नीचे आएंगे और लिखेंगे फर्स्ट कंप्लीट हाफ अ रिवॉल्यूशन, कंप्लीट हाफ अ रिवॉल्यूशन, सेकेंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड कंप्लीट क्वार्टर अ रिवॉल्यूशन, कंप्लीट क्वार्टर अ रिवॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन अपन समझते हैं क्या दिया गया है। बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमसे ये पूछा है कि जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखिए इसकी रेडियस दी गई है r, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो A से शुरू हुआ और B तक ये पहुंचा है, A से B तक पहुंचा है तो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो होगी वो सेंटर से अपन मेजर करेंगे। तो सेंटर से इसका रेडियस ये r होगा, मतलब इसका रेडियस r होगा। फिर सेंटर से ही इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी r होगी क्योंकि इसका रेडियस r है। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो देखिए डिस्टेंस जो होगा वो अगर हम A से बोलते कि A तक आ रहा है तो इसके सरकमफरेंस के बराबर होता। अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता तो इसके सरकमफरेंस के बराबर होता डिस्टेंस, लेकिन ये कंप्लीट नहीं, ये हाफ है तो ये हो जाएगा सरकमफरेंस का आधा, सॉरी 2 पाई r। सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r/2 हो जाएगा। तो ये हाफ रिवॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो आएगा 2 पाई, अब इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है, बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई r के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई, ये आ जाएगी पाई r के बराबर। मतलब A से B के बीच की जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो पाई r के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकाला जाएगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी में हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि A से B के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। डायरेक्टली A से B की डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। तो A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो r प्लस r के बराबर है। मतलब ये कंप्लीट डिस्टेंस, तो ये r और यहाँ से ये r और ये आ जाएगा 2r के बराबर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट था कंप्लीट रिवॉल्यूशन, सॉरी हाफ रिवॉल्यूशन हो रहा है तब। लेकिन सेकेंड हमसे पूछ रहा है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो तब। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस होगा वो इसके सरकमफरेंस के बराबर होगा। मतलब ये कंप्लीट हम बोल रहे हैं कि A से A पे जा रहा है, A टू A, तब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है। और इस टाइम डिस्टेंस जो होगी वो होगी 2 पाई r के बराबर। 2 पाई यहाँ पे रेडियस दिया गया है कैपिटल R, तो ये निकल के आ गई डिस्टेंस। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि लगे हाथ डिस्प्लेसमेंट भी आप बता दीजिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट A टू A है, तो A से A के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो मान लीजिए कि हम घूम के वहीं पे फिर आ गए, मतलब स्कूल गए, स्कूल से हम फिर घर आ गए, तो स्कूल मतलब घर से घर की डिस्टेंस कितनी है 0। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सॉरी घर से घर की दूरी, सही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम थर्ड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड बोल रहा है
कि क्वार्टर रिवॉल्यूशन हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए। तो देखिए क्वार्टर का मतलब यहाँ पे कि ये चीज़, ठीक है, ये सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि ये सपोज कर लीजिए सी है, तो ये बोल रहा है कि ए से सी तक आप पहुँच रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे चले और यहाँ पे आप पहुँच गए। अब हमसे पूछ रहा है कि ए से सी के बीच की डिस्टेंस बताइए, मतलब ऑब्जेक्ट ए से सी तक में कितनी डिस्टेंस कवर किया है, और बोल रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो ये पूरे सर्किल का 4th पार्ट है, मतलब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये सरकम पूरे डिस्टेंस का या पूरे बोले सरकमफरेंस का 4th पार्ट है, ठीक है। तो सरकमफरेंस कितना होता था 2 पाई r के बराबर, और ये उसका 4th पार्ट है। देखिए ये 1 2 3 और ये 4 पार्ट, क्योंकि ऐसे ये 4 पार्ट होंगे ना, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट की बात कर रहा है, और पूरा कितना है 2 पाई r। और ये इसकी बात करें तो ये देखिए पूरे का ये 4th पार्ट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 पाई कैपिटल R बाई 4, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो पाई R बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, पाई R बाई 2, तो ये मिल जाएगी डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए से सी के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ध्यान से देखिएगा। देखिए हमें ये पता है कि इसका रेडियस कितना होता है r, हमें ये पता है कि इसका रेडियस कितना होता है r, तो ये हम निकाल लेंगे बहुत आराम से बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इसमें हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें AC की, ये मान लीजिए O है, तो अगर ये डिस्टेंस कवर करनी हो तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर, यही होता है इसमें। तो हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा AC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए OC की वैल्यू R है, तो R का स्क्वायर प्लस OA की भी वैल्यू R के बराबर है, मतलब R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर मतलब 2R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये अब हमसे पूछ रहा है AC की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ जाएगा √2R का स्क्वायर, मतलब देखिए 2 तो √2 रहेगा, लेकिन R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर अगर ऐसे है तो इसका स्क्वायर रूट आता है R के बराबर, तो ये आ जाएगा R, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो √2R के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए तो आज के लिए हम कुछ इसके बाद हम आपको क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की सभा हम समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद का मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए फट से कि अ पार्टिकल मूव्स थ्रू 3 मीटर, अ पार्टिकल मूव्स थ्रू 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then 4 meter towards north, then 4 meter towards north. What is the net distance? What is the net distance traveled? What is the net distance traveled? And what is the magnitude of the net displacement? And what is the मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे।
जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले ये बना लीजिएगा, मतलब क्वाड्रेंट बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये सबको पता है। अब जब इस तरीके से आप बना लेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स थ्रू 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब कोई पार्टिकल है वो ओरिजिन से 3 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है, मतलब ये डिस्टेंस है 3 मीटर। ये ओ ले लीजिए, ये ए पोजीशन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड देन 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये बोल रहा है, मतलब 4 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ये पोजीशन हम ले लेंगे बी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोल रहा है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखिए डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस होगा वो ओ से ए और ए से बी की जो ये पूरी लेंथ होगी इसी को बोला जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये 3 मीटर दिया है, ये 4 मीटर दिया है, तो हम बोलेंगे कि ओ ए बी की जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो आ जाएगा ओ ए, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी। अगर ओ ए की बात करें तो ये 3 मीटर है, प्लस ए बी की बात करें तो ये 4 मीटर है, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा 7 मीटर के बराबर। बात समझ में आ गई। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करना होगा तो हमें पता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को ही बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम ये यहाँ पे बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो होगा किसके बराबर, ओ बी के बराबर, मतलब ओ से बी की जो डिस्टेंस है ओ बी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ बी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ओ बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, ओ ए का मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 4, मतलब 4 का स्क्वायर ये। अब देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, ये होगा, और ये है ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। 9 और 16 होगा 25, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या, रूट में 25 होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5 के बराबर, मतलब 5 मीटर। तो ये आ गई डिस्प्लेसमेंट, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। चलिए इसके बाद मतलब यहीं पे हम आज की सभा समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छे तरीके से जितनी डेफिनेशन जो चीज़ें समझाई गई हैं अच्छे तरीके से नोट भी बनाते चलिएगा, ठीक है। नोट बनाते चलेंगे, हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराते चलेंगे। फाइनली देखिए हाफ ईयरली तक आपका हम ठीक ठाक पोर्शन करवा देंगे, ठीक है। ठीक ठाक पोर्शन भी करवा देंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, अच्छी थ्योरी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे फुल पैकेज मिलेगा, ठीक है। मतलब इस चैनल के ऊपर आपको फुल पैकेज मिलने वाला है, मतलब बहुत मज़ा आने वाली है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के आप कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिएगा, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम सभा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर बेहतर लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।